हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईबी का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका, उसके बाद उसकी आंसर की भी आ गई थी। तो उसके बाद हमने जो है बच्चों से डेटा कलेक्ट किए थे कि क्योंकि कट ऑफ निकालने के लिए डेटा लेना बहुत ज़रूरी था। और उस डेटा के बाद हमने जो कट ऑफ की एनालिसिस की है वो कुछ इस तरह है। पहले मैं आपको जो डेटा मिला था उससे जो हमें शिफ्ट का पता चला कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही या कौन सी शिफ्ट इजी रही, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से दोस्तों, बात ये है इसके अंदर जो हमको डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों के अटैम्प्ट्स रहे वो 18 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 70 to 80 रहे। 18 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी 70 to 80 रहे। थर्ड शिफ्ट में 65 to 75 रहे, जिसके कारण ये शिफ्ट थोड़ी टफ हुई। उसके बाद 19 तारीख की पहले फर्स्ट शिफ्ट भी टफ थी। इसके बाद 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों मॉडरेट थी। ठीक है। उसके बाद जो 20 तारीख की दोस्तों तीनों शिफ्ट थी, यहाँ पर देख लीजिए 20 तारीख की जो तीनों शिफ्ट थी, ये थी जो तीनों शिफ्ट थी, तीनों शिफ्ट टफ थी। क्योंकि इसके अंदर बच्चों का जो एवरेज अटैम्प्ट था वो 60 to 70, 60 to 70, 60 to 70 ही रहा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए हों और हो सकता है कि कुछ लोगों ने इतने भी अटैम्प्ट ना किए हों, लेकिन जो डेटा मिला उसके उसके अनुसार यही निकल करके आया है कि बच्चों के अटैम्प्ट इस तरह के रहे। अब दोस्तों बात यह है कि अटैम्प्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो हमें डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों की एक्यूरेसी थी वो बहुत अच्छी नहीं रही। क्योंकि जो एक्यूरेसी के अंदर हमने देखा तो बच्चों के जो क्वेश्चंस थे, जैसे किसी ने 70 की मतलब 65 किए हैं तो उसके 15 क्वेश्चन रॉन्ग है। किसी ने 70 किए हैं तो जैसे 50 उसके सही है, 20 रॉन्ग है। तो एक्यूरेसी जो है यहाँ पर वो अच्छी नहीं रही है लोग बच्चों की। हाँ, कुछ बच्चों की अच्छी भी रही है, लेकिन जो एक्यूरेसी ज़्यादातर बच्चों की वो अच्छी नहीं रही है। मतलब आप ये मान लीजिए कि बच्चों ने इसको ऐसे पेपर वाकई में टफ था सभी शिफ्टों का। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एसएससी पैटर्न पे बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, जिसके कारण क्या है कि उन्होंने अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं और जिसके कारण उनकी नेगेटिव बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है कि भाई जो पेपर का लेवल था वो हमने देख लिया है। उसके बाद बात आती है रॉ मार्क्स की। तो देखिए, रॉ मार्क्स के बेस पर हार्ड शिफ्ट का जो स्कोर है वो 50 से 60 रहा है। और जो मॉडरेट शिफ्ट रही है 60 to 70 उनका स्कोर रहा है रॉ मार्क्स। क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें बच्चों के अटेम्प्ट कम थे, लेकिन और जो भी एक्यूरेसी थी उसके आधार पर हमारे पास जो डेटा है उसमें 50 से 60 ही बच्चों का है। किसी का 44.5 आया है, किसी का 55 आया है, किसी का 60 आया है। कि मतलब इससे ज़्यादा 60 से प्लस तो मुझे बहुत कम लोग मिले जिनका हार्ड शिफ्ट में स्कोर है। और मॉडरेट शिफ्ट में जो नॉर्मल जो बच्चों का स्कोर रहा है वो 60 to 70 के बीच में रहा है। तो अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मॉडरेट शिफ्ट में क्या कितनी मॉडरेट शिफ्ट थी और कितनी हार्ड शिफ्ट थी। और दोस्तों एक बात, इजी शिफ्ट कोई नहीं थी, सभी शिफ्ट हार्ड थी एक तरीके से। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि कुछ शिफ्ट के अंदर जो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग थी वो इजी थी, कुछ शिफ्ट में हार्ड थी। तो जो नॉर्म और जीके सब में लेवल सेम था। तो जो नॉर्मलाइजेशन को अफेक्ट करेंगी ना चीज़ें वो मैथ्स करेगी, जो नॉर्मलाइजेशन को अफेक्ट करेंगी चीज़ें वो आपकी मैथ्स, इंग्लिश और आपकी रीजनिंग ही करने वाली है। क्योंकि इनके अंदर जिसका स्कोर हार्ड शिफ्ट में अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली बात है उसका उसका प्री एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जिसका इन तीनों सब्जेक्ट्स में स्कोर कम रहा हार्ड इजी मॉडरेट शिफ्ट में, उसका सिलेक्शन का चांस थोड़ा कम रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बढ़ेंगे ना उसमें आप देख लेना कि चाहे किसी की शिफ्ट कोई सी भी हो और जिसको लगता है कि सबसे हार्ड शिफ्ट मेरी थी और जिसकी लगता है कि सबसे इजी शिफ्ट मेरी थी कि जिसके अच्छे मार्क्स आए हो, तो उन दोनों का जो नंबर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज होंगे। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। एसएससी की तरह वेरिएशन नहीं आएगा 20 to 30 मार्क्स का। तो ये बात आप ये मान करके चलिए। ठीक है। इसके बाद जो आपके कट ऑफ के फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपकी वैकेंसीज है वो 2000 है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर प्री वो 20,000 होंगे, क्योंकि 10 टाइम्स उनको लेना है। उसके बाद अटेंडेंस जो है 210 लाख से ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है। पेपर लेवल जो था 2017 के कंपैरिजन में बहुत टफ था। उस उस टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 65 गई थी। तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसके बाद एग्ज़ाम जो मोड था, तो उस वक्त ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इस बार जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन था। तो जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों थोड़ा टाइम का इशू रहता है, लेकिन इस बार टाइम का कोई इशू नहीं था। क्योंकि टाइम सबको सफिशिएंट था, सबने ऑनलाइन अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी।
तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। केवल बात ये थी कि किसने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। अब दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारे पास डेटा है, ये दोस्तों ये ध्यान रखना बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जैसे मान लो किसी के 55 मार्क्स हैं हार्ड शिफ्ट में, तो वो ये मान करके चले कि उसके 7 to 5 to 10 मार्क्स उसके इंक्रीज हो सकते हैं नहीं होंगे, श्योरली होंगे। तो उसका स्कोर वही 65 के आसपास पहुंच जाएगा, तो वो आराम से प्री क्वालिफाई कर लेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी आप ये ध्यान रखें कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था और आपका रॉ मार्क्स कितना है, और उसमें यदि आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आप 5 to 10 मार्क्स ऐड कर लें। और जिसका मॉडरेट शिफ्ट है तो वो लोग थोड़ा ये इस बात का ध्यान रखें कि मॉडरेट शिफ्ट को मैंने बिल्कुल जीरो माना है कि भाई जहाँ पर स्कोर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक पैरामीटर फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि यूआर की 62 to 65, ईडब्ल्यूएस में 60 to 62, ठीक है, मतलब 60 से 62। ओबीसी की जो कट ऑफ है 57 से 60, उसके बाद एससी की 55 से 57, और एसटी की आप ये मान के चलिए कि 50 से 55। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि, और दोस्तों आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा जो कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाली है। अब दोस्तों आपका एक लोगों के मन में ये एक चीज़ और चीज़ कन्फ्यूज़न था कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड कुछ डेटा लिए हैं, तो उसके आधार पर हम एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं। देखो 2017 में जो इसका प्री का एग्ज़ाम हुआ था तो 25 अक्टूबर 2017 को हुआ था। इसके बाद जो इसका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ 7 जनवरी 2018 को हुआ। मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 2.5 महीने बाद, क्योंकि नवंबर दिसंबर और जनवरी में 7 को हो गया। तो अब आप ये मान करके चलिए कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो 18 फरवरी से 20 फरवरी तक हुआ है, एक, ठीक है। उसके बाद जो अब आप ये मान करके अब आप एक बात जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जब भी हुआ होगा 2017 में, तो कम से कम 1 महीने का रिजल्ट, 1 महीने पहले तो रिजल्ट आया ही होगा। तो आप ये मान करके चलिए कि जो आईबी का डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा, और जो रिजल्ट है वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका आ सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपका अप्रैल फर्स्ट वीक तक इस आईबी का प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी स्कोर बताए हुए जो भी हमने मार्क्स बताए उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, वो लोग अपनी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आईबी का में जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है वो काफ़ी जल्दी होगा। और उससे रिलेटेड दोस्तों 2017 का जो पेपर आया था उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देखें। और जो 2017 का पेपर आया था उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप उसको डाउनलोड करके पेपर को देखें और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। जो भी ऐसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है और एक कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। बाकी अदर एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।